नमस्ते दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ाऊँगी। केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगी कि क्या चीज़ है ये, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में आपको बताऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसका कुछ टॉपिक में से एक टॉपिक हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में हम आप जानेंगे। तो केमिस्ट्री, चलिए अब हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज़ Chemistry is the branch of Chemistry is the branch of science that deals with elements and compounds and how they work together and change। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रही थी कि केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जो डील करती है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स से हमारे कंपाउंड्स बनते हैं और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में साथ साथ वर्क करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। साथ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with element and compounds and how they work together। केमिस्ट्री ये बताती है कि जो एलिमेंट्स है वो आपस में कैसे वर्क करते हैं, साथ में कैसे क्रिया करते हैं और जब वो क्रिया करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन आता है, ये हमारी केमिस्ट्री बताती है या हमारा रसायन विज्ञान हमको बताता है। अब ये केमिस्ट्री जो है, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे फ्रेंच केमिस्ट हैं, उनका नाम है एंटोनी जेवाइडियस। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम एंटोनी लेवोजियस है। इन्होंने ही सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में बताया था। ये फ्रेंच केमिस्ट हैं, यानी कि ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं या हम कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने
वर्ष 1778 में कह सकते हैं कि 1778 में ऑक्सीजन की खोज की। उसके पश्चात 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 years 5 वर्ष बाद इन्होंने ही हाइड्रोजन, जिसको हम H2 भी कहते हैं, हाइड्रोजन की खोज की। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनी लेवाइजियस, इन्होंने 1778 में सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की, जिसको हम O2 भी कहते हैं। उसके पश्चात 5 वर्ष बाद मतलब 1783 में उन्होंने हाइड्रोजन की खोज की। और साथ ही इन्होंने दहन की प्रक्रिया भी बताई। दहन की प्रक्रिया मतलब किसी चीज़ का जलना, कंबशन। दहन की प्रक्रिया भी बताई। इन्होंने बताया कि दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भूमिका को भी स्पष्ट किया। अब दहन की प्रक्रिया कैसे की बताई इन्होंने, मतलब ये एंटोनी लेवोजियस ने बताया कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो दहन की प्रक्रिया को तेज करती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कोई भी चीज़ दहन की क्रिया जो है वो बहुत तेज होती है। उन्होंने यह बताया कि ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है O2, दहन की प्रक्रिया में दहन, इसको हम कह सकते हैं कंबशन। ये बताया कि ऑक्सीजन, इसको O2 भी कहते हैं। दहन की प्रक्रिया में किसी चीज़ के जलने में हम ये कह सकते हैं दहन की प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाती है। अब जैसे कि अब ये उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को खोजा और हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को खोजा। अब उन्होंने बताया कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हमारी जो हाइड्रोजन है वो दहनशील है। जो हाइड्रोजन हमारा परमाणु है वो दहनशील है, और ऑक्सीजन क्या है, वो किसी चीज़ को जलने में प्रेरित करता है, उसको और बढ़ाता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो पानी बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? पानी। अगर हमारे ये H2 मीन्स हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं इधर, और ये H2 मीन्स हाइड्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन 2H2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। इधर ऑक्सीजन, इधर हमारी ऑक्सीजन 2 है, इसके 2 परमाणु हैं। ये दोनों आपस में मिला के पानी बनाते हैं। हमारे पानी का फार्मूला है H2O। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जो हमारी है वो दहनशील है। और ये जलती कब है? जब इसका क्या कहते हैं, सूटेबल कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। सूटेबल कंडीशन मिलता है जब ऑक्सीजन गैस मिल जाती है तो ये प्रक्रिया और तेज़ी से होती है। और जब ये H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं तो हमारा दहन की प्रक्रिया में पानी बनता है। और पानी में आप देख सकते हैं कि इधर हमारे 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो हमने देखा है ये H2O, एक H2O जो होता है वो पानी का सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे 2H2O है। इसका मतलब कि इधर 4 हाइड्रोजन हमारे हैं, तो इस साइड भी हमारे 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इधर हमारे 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो इधर भी हमारे देखिए 2O, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। हाँ दोस्तों, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलके हाइड्रोजन H2O यानी कि जल बनाते हैं। अब जल क्या है? जल एक केमिकल सब्सटेंस है। जल एक रासायनिक पदार्थ है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु द्वारा सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा या बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में जब मिल जाती हैं और दहन की प्रक्रिया होती है तो जल बनता है। जल एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन किस में हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुआ। जब दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ तो इन्होंने, ये हाइड्रोजन गैस ने और ऑक्सीजन गैस ने आपस में सहसंयोजक बंध बना लिया, और जब सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक बॉन्ड बना लिया तो उसके बाद हमारा जल हमको प्राप्त हो गया। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इनके ऑर्बिट्स को समझना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये हाइड्रोजन H ही क्यों नहीं है, H2 के रूप में क्यों, इस H2 के रूप में ही हम 2 हाइड्रोजन ही क्यों लेते हैं?
इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, उससे आप अच्छे से समझेंगे। ये बीच में हमारा ऑक्सीजन है, ये सहसंयोजक बॉन्ड से हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आगे के वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, जिसमें एलिमेंट्स की स्थिति क्या है, इनके ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में, प्रथम कक्षा में, उसके बाद की कक्षा में। इस तरह से मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले स्थान पे हमारा हाइड्रोजन है। हमारा पहले स्थान पे हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन हमारा पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान पे है तो इसका ऑर्बिट का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और इसके चारों तरफ ये इसका पहला ऑर्बिट हो गया। अब पहला ऑर्बिट हो गया और इसमें परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। इसी तरह से हमारा ऑक्सीजन जो है, अब हमने आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आप देख सकते हैं। पहले स्थान पे हाइड्रोजन, दूसरे स्थान पे हीलियम, तीसरे स्थान पे लिथियम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हाइड्रोजन का ये पहला स्थान हो गया, हीलियम का दूसरा स्थान, लिथियम का तीसरा स्थान, बेरिलियम का चौथा स्थान, बोरान का 5वां स्थान, कार्बन हमारा पीरियोडिक टेबल में 6ठे स्थान पे है और नाइट्रोजन 7वें स्थान पे है और हमारा ऑक्सीजन जो है 8वें स्थान पे है। तो ये देखिए, आपने हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर देखा। अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की है। बॉन्डिंग कौन सी है? सहसंयोजक। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर कैसा है। जब हमारा ये ऑक्सीजन 8वें स्थान पे है तो इसका हम देखिए आपको बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया परमाणु क्रमांक, हीलियम का क्या है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का हमारा 8 हो गए। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक 8 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर है, ये देखिए हमारा ऑक्सीजन है, इसका हम ऑर्बिट स्ट्रक्चर समझेंगे। ऑर्बिट स्ट्रक्चर समझेंगे अपने ऑक्सीजन का। ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, इसका पहला ऑर्बिट, इसका दूसरा ऑर्बिट। अब पहले ऑर्बिट, पीरियोडिक टेबल में नियम है कि जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं वो अपना एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि पहले ऑर्बिट में पहली कक्षा तभी पूर्ण होगी जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 8 है, तो इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 है, तो इसके तो जाहिर सी बात है कि इसके पास पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरे ऑर्बिट के लिए शर्त है कि दूसरे ऑर्बिट में नियमतः 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, लेकिन हमारे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसके दूसरे ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में 2 हो गई और अगर हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो इसके दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
6 है। 1 2 3 4 5 6। अब पीरियोडिक टेबल के अनुसार, अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल, अगर ऑक्सीजन को अपनी ये दूसरा ऑर्बिट जो है इसको पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे पहले ऑर्बिट ने अपना पूर्ण कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 6। तो ये किसी न किसी एलिमेंट से बॉन्डिंग करता है, तब इसका ऑर्बिट जो है कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट हम लेते हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीजन की जो सेकेंड ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट है और सेकेंड ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। आप देख सकते हैं ध्यान से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा? अब इसका ऑर्बिट पूरा करने के लिए, और जो ऑक्सीजन है अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए किसी से बॉन्डिंग करेगा, किसी से सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि उसे अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करनी है। अब उसने देखा कि इधर एक हाइड्रोजन है, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को भी अपना पहला ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इधर का भी जो हाइड्रोजन है इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, तो इनके पहले ऑर्बिट में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन, इसको भी अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर लेगा। इधर से ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले कक्षा में या पहले ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिट तभी कंप्लीट होगा जब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसको भी अपने पड़ोसी से यानी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन को भी अपनी कक्षा को यानी अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अपने पड़ोसी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जब वो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन की जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, पहली ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से ये जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी इसके पहले ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहेगा कि मेरा भी ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके लिए वो भी ये सहसंयोजक जो बॉन्ड है ये बनाएगा अपने पड़ोसी से, जो कि इसके पास है, इसके पड़ोस में है, यानी ऑक्सीजन है। इससे वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पहले ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल पहले ऑर्बिट में 2 होने चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, तीसरे ऑर्बिट में 18 होने चाहिए, चौथे ऑर्बिट में 32 होने चाहिए। इस तरह से ये सीक्वेंस में आगे बढ़ता चलता है। ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी इन शॉर्ट मैं H2O के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि ये कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ बॉन्डिंग करती है। तो हाइड्रोजन का आपने देखा कि इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया। इसी तरह से ये वाला भी हाइड्रोजन है, इन्होंने भी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑर्बिट पूरी कर ली। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने भी अपने जब दोनों पड़ोसियों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और इन लोग की पहली ऑर्बिट तो कंप्लीट हो गई। अब ऑक्सीजन ने भी सोचा कि भाई मेरे भी जो हमारी जो बाहरी कक्षा है या ऑर्बिट है उसमें मेरे पास तो मेरे 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुझे भी तो चाहिए होगा, मुझे भी तो अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके पड़ोसी 2 हाइड्रोजन थे इनसे बॉन्डिंग कर ली। पहले हाइड्रोजन से इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे हाइड्रोजन से भी इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इनकी जो ये ऑर्बिट है, ये जो सेकंड वाली ऑर्बिट हमारे
ऑक्सीजन की है वो कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हो गई? क्योंकि इनको मिल गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है, जो सहसंयोजक, ये जो हमारा सहसंयोजक बॉन्ड है आपस में कैसे मेंटेन होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी H2O का फॉर्मेशन करते हैं, यानी H2O का निर्माण करते हैं। H2O तभी बनेगा जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में सहसंयोजक बंध बनाएंगे, और जब ये सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़े रहेंगे तो ये पानी का निर्माण करेंगे। आपने देखा कि ऑर्बिट स्ट्रक्चर के अनुसार पीरियोडिक टेबल में जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें प्रथम स्थान पे हमारा हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, और आप देख सकते हैं कि 8वें स्थान पे हमारा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है। इसके अलावा हम अगर हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सेटिस्फाई है, और लेकिन जो दूसरा ऑर्बिट है वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनसेटिस्फाई है। अब ये अपने को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आसपास जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनसे बॉन्डिंग करेगा। जब ये बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग करना तय है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और इनको अपनी ऑर्बिट को सेटिस्फाई करना है यानी पूर्ण करना है, तो इनको किसी से बॉन्डिंग करनी ही पड़ेगी। तो इनके पड़ोसी हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु इनके पड़ोसी हैं, और इन्होंने यहाँ पे आके अपने 2 हाइड्रोजन परमाणु से साझेदारी कर ली, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड बना लिया। और इन्होंने कहा भाई कि मैं आपसे, पहले हाइड्रोजन से कहा कि मैं आपसे 1 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, और दूसरे हाइड्रोजन से भी कहा कि मैं आपसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ क्योंकि मेरी ऑर्बिट जो है इनकम्प्लीट है। अगर आप दोनों लोग मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो मेरी ऑर्बिट जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन ने ये भी मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा। ऑक्सीजन ने ये भी कहा कि आप देखिए, आपके पहले ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और आपको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी पहली ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, और इधर वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने देखा कि दोनों गैस की बॉन्डिंग से हमको पानी मिल गया। और पानी आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जल की खास बात क्या है? जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो हमारा जल है, जल की अवस्थाएं, पहला जल जो है वो द्रव के रूप में रहता है, जिसको हम लोग पीते हैं, द्रव के रूप में होता है। जिसका निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा करते हैं। दूसरा, जल हमारा ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। इसके अलावा जल हमारा वाष्प की भी अवस्था में होता है। वाष्प की अवस्था में होता है। तो आपने देखा कि जल की 3 अवस्थाएं भी हैं। द्रव के रूप में होता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, जो कि द्रव रूप में होता है। इसकी दूसरी अवस्था क्या होती है? ठोस
ठोस रूप में हम आपको बता सकते हैं कि ठोस अवस्था में इसके एग्जाम्पल हैं बर्फ़। बर्फ़ जो है पानी का ठोस अवस्था है। और जो वाष्प है, जब हम जल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये वाष्पित होता है और भाप बन के वापस वायुमंडल में मिल जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जल का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद जल का निर्माण होता है। इस तरह से आपने समझा कि रसायन विज्ञान क्या है। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो एंटोनी लेवोजियर थे, उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की खोज की और उन्होंने दोनों को दहन की प्रक्रिया से H2O निर्माण बताया कि अगर हमारा जो H2 है वो दहनशील है और ऑक्सीजन गैस जो है वो दहन करने में मदद करती है और इस प्रक्रिया से, इस प्रोसीजर से हमारे H2O का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।